सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो टॉपर हैंडेड एंड नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 6 चैप्टर्स, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे साइंस के टर्म 2 का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट नोट्स की एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट में वेस्ट क्या एंड कितने तरह के होते हैं, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर देखेंगे एनर्जी एक्वायर करने के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। उसके बाद डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है एंड किस तरह से उनमें एनर्जी का फ्लो होता है, दैट इज़ 10% एनर्जी लॉ। उसके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फिर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। एंड लास्ट में देखेंगे व्हाट इज़ गार्बेज एंड हाउ टू मैनेज द गार्बेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो सारी चीज़ें जो कि हमें सराउंड करती हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, एनिमल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को मिला के बनता है हमारा एनवायरनमेंट एंड इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एज वेल एज नॉन बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में बोथ बायोटिक एज वेल एज नॉन बायोटिक कंपोनेंट दोनों ही आते हैं। बायोटिक फैक्टर होता है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, सॉइल, लाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड बायोटिक फैक्टर होता है आपका लिविंग कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता है वेस्ट। तो वेस्ट होता है एक ऐसा अनवांटेड मटेरियल जिसका कि अपने आप में कोई यूज़ नहीं होता, फॉर एग्जांपल किचन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वेस्ट भी काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसा वेस्ट जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के वेस्ट को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड ऐसा वेस्ट जो कि बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो, इस तरह के वेस्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर एग्जांपल DDT, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स, पॉलीथीन बैग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करते, दैट इज़ कि इनर्ट होते हैं एंड एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो इनके जमा होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसे तरीके जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि हमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करके रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर उनका हम उनके हिसाब से यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके पास सब्जी के छिलके हैं, पेपर्स है एंड प्लास्टिक बैग्स है। तो अगर आप इन्हें सेपरेट करके रखोगे तो इन फ्यूचर आप इनके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यानी कि सब्जी के छिलके को आप एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हो, पेपर एंड प्लास्टिक को आप रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। सेकंड ये है कि प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल एंड वॉशेबल होते हैं। थर्ड ये है कि हमें हार्मफुल फर्टिलाइजर्स की जगह कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए एज अ मैन्योर। एंड लास्ट ये है कि प्लास्टिक कप्स की जगह हमें पेपर कप्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेपर कप्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है एंड इको फ्रेंडली मटेरियल है। तो ये तो सिर्फ वो तरीके थे जो कि आपके NCERT में गिवन है। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिसको आप फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है आपके चैप्टर का मेन टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारे बायोस्फीयर का वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट हो गए, फर्स्ट है आपका बायोटिक एंड सेकंड है आपका अबायोटिक। तो बायोटिक में आएगा आपका सारे लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज़ एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड अबायोटिक में आएगा आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज़ विंड, रेनफॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इकोसिस्टम को जनरली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट है आपका नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेमिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट में जितने भी स्पीसीज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एंड एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि एक्वेरियम में जो भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, फिशेस, वाटर, सैंड, इन सभी चीज़ों को ह्यूमन ऐड करता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रिसाइकलिंग एंड सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस खुद से नहीं होती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को, फॉर एग्जांपल एक्वेरियम को, हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि उसकी रिसाइकलिंग होती रहे। अब देखो नेचुरल इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं। तो इस हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कंज्यूमर्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड रहते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स।
तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, इस हिसाब से कंज्यूमर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओनली ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल डियर, गोट एटसेट्रा एटसेट्रा। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाली मांस खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एटसेट्रा एटसेट्रा। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश दोनों ही कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, बियर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फोर्थ पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग बॉडी में एज अ होस्ट रहते हैं एंड उनमें से खाना इंटेक करते हैं विदाउट किलिंग देम, फॉर एग्जांपल लीचेस, टेपवर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑर्गेनिज्म का थर्ड टाइप है डिकम्पोजर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग लिविंग मैटर पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई एटसेट्रा एटसेट्रा। ये डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स को ब्रेक डाउन करके हमारे सराउंडिंग को क्लीन कर देते हैं। ये मटेरियल्स को रिसाइकिल करने में एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिशमेंट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो हमारे बायोस्फीयर में जो नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से डिकम्पोजर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। तो किसी भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म कई तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की वो सीरीज़ जो कि ये शो करे कि किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, इसी सीरीज़ को हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम किस तरह से फूड ट्रांसफ़र होता है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट जो होते हैं वो वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं फूड। फिर ये फूड ट्रांसफ़र होता है हार्बीवोर के पास, फिर वो फूड ट्रांसफ़र होता है हार्बीवोर से कार्निवोर के पास एंड फिर वो फूड ट्रांसफ़र होता है कार्निवोर से टॉप कार्निवोर तक। तो इसी चेन को हम कहते हैं फूड चेन। एंड यहाँ पे जो आपको डिफरेंट लेवल्स देखने को मिल रहा है, दैट इज़ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल लिया है जिसमें कि टोटल 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपका प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर का एग्जांपल हुआ आपका राइस, प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल हुआ रैट, सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल हुआ स्नेक एंड टर्सरी कंज्यूमर का एग्जांपल हुआ आपका पिकॉक। राइस एक प्रोड्यूसर है, रैट एक हार्बीवोर है, स्नेक एक कार्निवोर है एंड पिकॉक एक टॉप कार्निवोर है। तो इसी तरह से आप भी कई सारे फूड चेन के एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट है फूड वेब। तो जब भी हम डिफरेंट फूड चेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकें, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फूड वेब। यहाँ पे आप एक फूड वेब का एग्जांपल देख सकते हो जिसमें कि डिफरेंट फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखो फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, इनमें एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, इसके ऊपर कई सारी स्टडीज़ हुई है जिससे कि हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ये है कि किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दैट इज़ फ्रॉम सन टू प्लांट्स, प्लांट्स टू हार्बीवोर, हार्बीवोर टू कार्निवोर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी जो होती है वो प्रोग्रेसिवली मूव करती है थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि जिस ट्रॉपिक लेवल के पास जो एनर्जी आ चुकी है वो अपने से पहले ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। सो एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। सेकंड ये है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर ही ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर के पास एक ऐसी एबिलिटी है दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है एंड फूड को प्रोड्यूस कर पाता है। थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सन से आ रहे टोटल एनर्जी का सिर्फ 1% एनर्जी ही अपने पास स्टोर कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आगे के ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं आफ्टर प्लांट, वो प्लांट से 10% एनर्जी लेते हैं। जितना भी एनर्जी उनके पास आता है उसका 10% वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए छोड़ देते हैं एंड इसी तरह से 10% एनर्जी आगे के ट्रॉपिक लेवल्स में ट्रांसफ़र होता रहता है। लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो लॉस होता है वो विद द इंक्रीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल बढ़ता रहता है। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि 4th ट्रॉपिक लेवल पे है उसके पास इतनी कम एनर्जी होती है जिसका कि 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स वाई किसी भी फूड चेन के पास मैक्सिमम 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही हो सकते हैं। तो एनर्जी के फ्लो के इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी ट्रॉपिक लेवल टोटल एनर्जी का 90% यूज़ करता है अपने कामों के लिए एंड बचे 10% एनर्जी वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसकी मदद से आप इस लॉ को बड़े ईजिली समझ सकते हो। तो मान लो कि सन के पास 10 लाख जूल्स की एनर्जी है, तो उसका 1% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा प्रोड्यूसर्स के पास, दैट इज़ 10,000 जूल्स। उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, दैट इज़ 1000 जूल्स। एंड देन उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, दैट इज़ 100 जूल्स। एंड फिर उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होगा टॉप कार्निवोर के पास, दैट इज़ 10 जूल्स। तो इसी तरह से किसी भी फूड चेन में एनर्जी फ्लो होता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अब देखो फूड चेन को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं।
तो फर्स्ट ये है कि फूड चेन की मदद से हम वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच का फूड रिलेशनशिप एंड वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। थर्ड ये है कि फूड चेन की मदद से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफ़र होता है। दैट इज़ कि हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन दैट इज़ बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ होना इन द लिविंग बॉडी, इसी चीज़ को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जब फार्मर यूज़ करता है पेस्टिसाइड इन द क्रॉप फील्ड, तो उन पेस्टिसाइड का कुछ कंसंट्रेशन प्लांट्स में आ जाता है, जिसको कि जब एनिमल ईट करता है तो वो उनकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी तरह से हार्मफुल सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, इसी चीज़ को हम कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। अब देखो, जो परसेंटेज है हार्मफुल सब्सटेंस का इन द लिविंग बॉडी वो इंक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज़ ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि ये हाईएस्ट होता है फॉर द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो लिविंग बॉडी में ना तो ब्रेक हो पाता है ना ही एक्सक्रीट, वो सिंपली फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो ज़्यादा खाते हैं एंड उसी हिसाब से उनकी बॉडी में ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये जो तरीका है पेस्टिसाइड यूज़ करने का वो एक तरीके से ठीक नहीं है, बट विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन फार्मर्स को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके की मदद से हम प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते। इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ चुकी है, जिसमें कि असम एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है। नेक्स्ट एंड दिस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर के बारे में आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कि हार्मफुल रेस को अर्थ पे आने से बचाती है। तो सेम वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ओजोन एक ऐसा लेयर है जो कि बना हुआ है ऑक्सीजन के 3 एटम वाले मॉलिक्यूल्स से। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है, यानी कि अगर कोई लिविंग बॉडी से डायरेक्टली कंज्यूम करती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ओजोन लेयर किस तरह से फॉर्म होती है। तो ओजोन लेयर हमारे अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो जब भी ये यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 सिंगल ऑक्सीजन एटम में डाइसोशिएट कर देती है। उसके बाद जब ये सिंगल ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आसपास आती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके बनाती है ओजोन मॉलिक्यूल, दैट इज़ O3 मॉलिक्यूल। चलिए जानते हैं ओजोन लेयर की फंक्शन। तो ओजोन लेयर एक तरीके से अर्थ को शील्डिंग प्रोवाइड करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, जो कि अगर डायरेक्टली अर्थ पे आए तो वो कॉज कर सकती है स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेडिएशंस अर्थ पे डायरेक्टली नहीं आ पाते। तो इसी रीज़न की वजह से ओजोन लेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई सालों से ऐसे कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसके डिप्लीट होने का मेन कारण है सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से अर्थ के कई सारे पार्ट पे यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे आ रहे हैं, जिस वजह से हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम ओजोन लेयर को बचा सकते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए एंड इसकी जगह पे हमें इसके अल्टरनेटिव यूज़ करने चाहिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सेकंड ये है कि हमें कई सारे पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर देना चाहिए। थर्ड ये है कि हमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरह की चीज़ों का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी मदद से हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मैनेजिंग द गार्बेज। तो घर में डेली प्रोड्यूस होने वाले वो सारे वेस्ट जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते उसको हम कहते हैं गार्बेज। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल फ्रूट पील्स, किचन वेस्ट, न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है इसको हमें ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए, इसको हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करके फेंकना चाहिए ताकि इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। इसी चीज़ को अलग शब्दों में हम गार्बेज मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसके की मदद से हम अपने घर के वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि हमें अपने घर के आसपास एक कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए जिसमें कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हमें उसमें डाल देना चाहिए। सेकंड ये है कि जो भी हमारा पेपर वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, उसे हमें रिसाइकिल करने के लिए रैक पिकर्स को दे देना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमेशा सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट करके रखना चाहिए इन डिफरेंट डस्टबिन्स। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी डिस्पोजल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका रिसाइकलिंग। तो जो भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है, पॉलीथीन वेस्ट है, उसको हम रिसाइकिल करके अगेन वो सेम चीज़ हम बना सकते हैं फॉर रीयूज़। तो हमें नई प्लास्टिक बोटल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम पुराने वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स को भी रिसाइकिल करके अगेन नया बोतल बना सकते हैं।
सेकेंड है आपका इंसिनरेशन। तो बड़े बड़े इंसिनरेटर्स में हम मेडिकल एंड टॉक्सिक वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं, जिससे कि वो वेस्ट हमारे नेचर से जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। अगर बात करें इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ की तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में जो भी कुछ दे रखा है वो ऑलरेडी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुक के थ्रू आप सिंपली पढ़ सकते हो, क्योंकि वैसे भी इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर एक्टिविटीज़ नहीं भी पढ़ते हो तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, राइट। तो आज का हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब बच गए सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स, तो उनकी वीडियोस भी आपको इस चैनल पे कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंड ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।